अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर आप डिफ़ाइन करें तो इनफैक्ट ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो डी या एफ सब शेल्स होते हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं। ठीक है, अपनी एटॉमिक स्टेट में, यानी न्यूट्रल स्टेट में उनके डी या एफ सब शेल्स जो होंगे वो पार्शली फिल्ड होंगे। ठीक है जी, या अपनी जो जिस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर उनके जो डी शेल होंगे या एफ शेल्स होंगे, सब शेल्स होंगे, सॉरी, ये बेसिकली क्या होंगे, पार्शली फिल्ड होंगे। उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनको इसलिए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि एस पी ब्लॉक जो होता है इन बिटवीन है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में बच्चों देखेंगे तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान इनकी पोजीशन है, तो इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस ब्लॉक के जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक के जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इन बिटवीन है। यानी यू कैन से दैट देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन between the metallic elements of the S block and non-metallic elements of the P block elements। ठीक है, तो इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि 3 सीरीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। उन 3 सीरीज में पीरियड 4 और पीरियड 5 और पीरियड 6 जो आ रहा है, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, तो ये काइंडली आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस सिर्फ जहन में रखनी है, याद करने की ज़रूरत तो नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन बहरहाल इसको थोड़ा बहुत आपने जहन में रखना है। ये टेबल है, जस्ट मैंने शेयर किया हुआ यहाँ पे, तो यू कैन सी के इनके जो डी सब शेल्स हैं वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। ये जितने भी आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, मैनीडियम है, क्रोमियम है, मैगनीज है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, जिरकोनियम है, इट्रियम है, ये सब जो है इनके डी जो सब शेल्स हैं वो अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। अच्छा बच्चों, इसमें मैं एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करूँगा, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपसे ये बात शेयर की थी कि जो क्रोमियम और कॉपर होता है उनके अंदर बेसिकली जो ये कॉपर है, कॉपर में जो डी सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन एस सब शेल जो है वो पार्शली फिल्ड है। ठीक है, और उसकी वजह मैंने बताई थी कि ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है कि या डी सब शेल हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो। तो इसलिए कॉपर के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 4s2 3d9 की बजाय 4s1 3d10 होगी। ये आप ज़हन में रखें। अच्छा बच्चों, ये यहाँ पे बात क्रोमियम की भी हो रही है और कॉपर की भी। 2 एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है फ्रॉम एस ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल, तो उसको हाफ फील्ड बना देता है, वो 3d5 में आ जाएगा। और कॉपर में वो उसको कंप्लीटली फिल कर देता है, 3d10 में आ जाता है। ये देखें, आयरन, ये क्रोमियम और जो कॉपर है उसके अंदर ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, क्रोमियम की अंदर 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1 3d5। हालांकि 4s2 3d4 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके डी ऑर्बिटल में चला गया है, सब शेल में चला गया है, तो इसलिए वो हाफ फील्ड हो गए हैं सारे। ये एक स्टेबल सेटअप होता है, और एक हाफ फील्ड सेटअप जो है स्टेबल सेटअप है, और एक कंप्लीटली फील्ड सेटअप जो है वो स्टेबल सेटअप है। ये आपने ध्यान में रखना है, जैसे कि कॉपर के केस में हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा या कंप्लीटली फील्ड होगा तो वो मोर स्टेबल होगा देन अनफिल्ड डी ऑर्बिटल के। ठीक है,
अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगेन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो दी हुई हैं, जिसमें क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक वगैरह शामिल हैं। तो ये आपने बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है, क्योंकि सम टाइम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसमें अगेन जो आपको एक्सेप्शन मिलेगी कॉपर और क्रोमियम में मिलेगी। बाकियों के अंदर आप देखेंगे जैसे स्कैंडियम है तो उसमें 4s2 3d1 है, विनीडियम है उसमें 4s2 3d2 है, ठीक है। मैगनीज में 4s1 3d5 है, क्रोमियम में सॉरी, और मैगनीज में क्या है जी 4s2 3d5 है। आयरन के अंदर 4s2 है और 3d6 है, ठीक है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है। इस इन तमाम में 4s ऑर्बिटल पहले फिल होगा सवाए क्रोमियम और कॉपर के। क्रोमियम और कॉपर में सिर्फ जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर डी में चला जाएगा, जो अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है उसमें। अच्छा, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा बच्चों, अब कुछ होते हैं टिपिकल टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, 2b और 3b यानी ये सब ग्रुप्स है ना, सब ग्रुप्स 2b है और 3b है। इनके अलावा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। और जो 2b और 3b 2b और 3b ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स का बिहेवियर एक्सेप्शनल है। डी ऑर्बिटल के जो डी ऑर्बिटल रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बिहेवियर से इनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वजह क्या है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। जैसे कि ग्रुप 2b के एलिमेंट्स हैं, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। इनमें पार्शली फिल्ड डी सबशेल्स नहीं होते, ठीक है जी। अपनी आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट में या एज एन एलिमेंट इनमें पार्शली फिल्ड डी सबशेल्स नहीं होंगे। तो इसलिए ये एलिमेंट्स जो हैं वो जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इनमें जस्ट एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जैसे बनाती है, और वो है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कम्प्लेक्स बनाते हैं। अदरवाइज इनमें जो डी सब शेल हैं ये पार्शली फिल्ड डी सब शेल इनमें नहीं होते। जैसे जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें 4s2 3d10 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसमें जो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अच्छा, इसी तरह अगर आप 3b ग्रुप में आएंगे, इसलिए इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा बच्चों, 3b ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं ब्रैकेट में, बाय डेफिनेशन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी। लेकिन ये एलिमेंट एज ट्राई पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स में, ठीक है जी। क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल का होगा उसको लूज कर देंगे कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है जी। तो इन कंपाउंड्स के अंदर इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है जी, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखें कि बुनियादी तौर के ऊपर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी ही होंगी, लेकिन इनकी जो एक्सेप्शनल केस है वो यही है कि इनके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट डी ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, और वो भी डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसको ये लूज कर देती हैं,
ठीक है जी। और ये आयंस बनाती हैं और ये यूजुअली ट्राई पॉजिटिव आयन बनाएंगी, ठीक है। यूनि पॉजिटिव आयन नहीं बनाएंगे, ये ट्राई पॉजिटिव आयन बनाएंगी, ठीक है जी। और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसी होंगी। बहरहाल इनको भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब अगर हम ये कहें कि टिपिकल और नॉन टिपिकल में मेन फ़र्क क्या है, तो हम ये कहेंगे कि कुछ प्योर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। अगर तो वो प्योर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसी एलिमेंट में पाई जा रही हैं तो उसको हम कहेंगे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर उन प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस आ रही हैं तो उन वेरिएशंस की वजह से हम उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो प्योर करेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आए तो वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाता है। ये अभी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर 3 ऐसी मेटल्स होती हैं जिनको हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, ठीक है। और ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। अगर कॉपर +2 में जाएगा उसकी 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सिल्वर +2 में जाएगा तो उसकी 4d9 कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात। अच्छा, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के हवाले से ये याद रखिएगा, एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो उसमें बच्चों कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और कुछ को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो पाए जाते हैं, उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स शामिल हैं। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जो एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनकी एग्जांपल मैंने आपको बच्चों पहले बताई है कि उसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आएंगे, ठीक है। और जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनमें जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब मैं कुछ इसके हवाले से एक चीज़ और शेयर कर रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। इसमें याद रखिएगा, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड कम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको उनकी ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है जी। ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी इसका मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्री स्टेट्स में नहीं पाई जाती। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब भी नेचर में एग्जिस्ट करेंगी वो इन द फॉर्म ऑफ ओर्स करेंगी। अच्छा बच्चों, एक होती है ओर और एक होती है मिनरल। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी डिफरेंस बता देता हूँ। जो नेचर में किसी भी मेटल का या एलिमेंट का जो नेचर में कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको मिनरल कहते हैं। और उस मिनरल में से अगर मेटल्स को प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट कर सकें तो उसको ओर कहा जाता है। यानी ये याद रखें, हर मिनरल ओर नहीं होती। ओर्स जो होती हैं वो सिर्फ वो मिनरल्स होती हैं जिनमें से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल है।
इसके अलावा बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या मेटल्स की ये एक प्रॉपर्टी है कि शाइनी और यूजुअली हार्ड होती है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं ये एज ए कैटलिस्ट यूज होती हैं। बच्चों याद रखिएगा बहुत सारी, जैसे निकल है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, ये आप अक्सर देखेंगे, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, या इस तरह के बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे, कैटलाइज करेंगे रिएक्शंस को, तो इनको कहते हैं कि ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इनकी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अल्कली मेटल्स आर मच मोर रिएक्टिव ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स। इसके अलावा बच्चों ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, चूंकि मेटल्स जितने भी हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, लिहाजा इनको हम ये कहेंगे कि ये एक अच्छी कंडक्टर है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। अब इनकी एग्जांपल्स में जैसे कॉपर है, आयरन है और बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जीज है। तो बच्चों ये देखें, एक तो ये मेटालिक और डक्टाइल होंगी, ये हार्ड होंगी, ठीक है जी, क्योंकि इनकी बेसिकली जो लस्टर है या स्ट्रक्चर है वो मेटल्स की तरह का। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें इंक्रीज करेंगे और इनमें जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी अप टू 6B। ठीक है जी, और इसके अलावा वो जो सेकंड बी तक अगर आप आएंगे इससे पीछे, तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न अगेन जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। ठीक है, जितने कोई मेटल जो है वो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से याद रखें कि इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये मेटालिक इन नेचर है। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है, एंड ऑफ द सीरीज में, क्योंकि वही बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है वो कम होते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। इसी तरह इनका कोवलेंट और आयनिक रेडियाई देखें तो कोवलेंट रेडियाई डिक्रीज करेगा स्टार्ट में, कांस्टेंट होगा मिडल में और इंक्रीज करेगा एंड ऑफ द सीरीज में। ठीक है, आयनिक रेडियाई रेगुलर रहेगा थ्रू आउट द सीरीज। एक पूरी सीरीज अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें आयनिक रेडियस में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक सीरीज में जो बेसिकली चार्ज है दैट रिमेन्स द सेम ऑलमोस्ट। इनमें पैरामैग्नेटिज्म होता है। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये है दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये याद रखें, जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे, और जो रिपेल होगा उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे। तो जिसके अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डायमैग्नेटिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं या फेवर कर रहे होते हैं। तो इनमें अक्सर के अंदर पैरामैग्नेटिज्म आपको मिलेगा, लेकिन कुछ जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर भी होंगे। अच्छा बच्चों, इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होंगे। ये इसकी वजह यह है कि इनमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये D2S और S2D ट्रांजिशंस जो है इनकी बड़ी आसानी से हो सकती हैं। तो इनकी जो ट्रांजिशंस के मूड हैं वो काफ़ी सारे हैं। इन ट्रांजिशंस की मूड बहुत सारे होने की वजह से ये बुनियादी तौर पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये +8 तक होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि रुथीनियम और ऑस्मियम, ठीक है जी, रुथीनियम और ऑस्मियम ये दो ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8 तक जाती है। ये चीज़ आप जरा ध्यान में रखिएगा।
अच्छा बच्चों, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो गई और इसके बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। इनकी यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +5 है, लेकिन इसमें मैंने आपको ये बताया है कि कुछ ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +8 तक चली जाती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप आगे चलें तो कलर के हवाले से बात करते हैं। जो डी बच्चों, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें दो सेट्स होते हैं जिनको एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये बात मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी। डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर और डी जी स्केयर, इनको एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो है उनको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहा जाता है। होता ये है कि जब बॉन्डिंग करते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनका जो डी ऑर्बिटल है वो बुनियादी तौर के ऊपर स्प्लिट हो जाता है। उसके स्प्लिट होने की वजह से जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर डी जनरेसी खत्म हो जाती है। कुछ डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की कम हो जाती है। उसकी वजह से होता यह है कि जिन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर डी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, और वो एक्साइटेशन डेफिनेटली परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। वही इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं तो वो खास किस्म के फोटॉन्स, जो कलरफुल फोटॉन्स होते हैं, वो अमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो कलर आपको नजर आता है। तो ये चीज, इसको हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशंस। जब लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनमें डी डी ट्रांजिशंस होंगी, और इन डी डी ट्रांजिशंस की वजह से कलर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें कि बुनियादी तौर के ऊपर डी डी ट्रांजिशन जो हैं, दीज आर दी मेन कैरेक्टर ऑफ दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। खास तौर पे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इन डी डी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट वेरीज फ्रॉम आइन टू आइन। ठीक है, इसलिए इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। अच्छा, एक इनकी प्रॉपर्टी है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाती हैं बच्चों। ये अच्छा, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म पे, और दूसरे पे मैं इसके जवाब एंड पे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस पे मैं जवाब देता हूँ एंड पे ना। तो बच्चों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेटल्स जो होती है, देखिए मेटल है, उसकी सरफेस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं। उन पोर्स में छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि कार्बन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वो उन इंटरस्टीशीज में आकर ट्रैप हो जाते हैं, और उनके दरमियान उनकी जो रेशो डेवलप होती है, कोई प्रॉपर फार्मूला डेवलप नहीं होता। ठीक है, जैसे H2O में हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के अंदर नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी प्रॉपर रेशो या परसेंटेज नहीं होती। तो ये आप बच्चों याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर चूंकि पोर्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी सरफेस के ऊपर पोर्स हो उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या होती है आपको पता है, मेटल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ख़ास तौर पे आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, निकल है, इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं, ब्रास, ब्रोंज है, ठीक है जी, जर्मन सिल्वर है, ठीक है जी, इसी तरह से मैग्नीलियम है, ड्यूरेलियम है, ये सब अलॉयज जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स की अलॉयज होती हैं। चूँकि इनके अंदर बेसिकली मेटल्स ही हैं सारी, तो ये आपस में कंबाइन करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, उस होमोजीनियस मिक्सचर को अलॉय कहेंगे। अच्छा बच्चों, ये गेन जो है इसके हवाले से कुछ फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, जैसे ये टाइटेनियम है, विनीडियम है, इनके हवाले से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनकी डेंसिटी क्या है, इनका रेडियस क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, और इनके यूजेस क्या है।
ये इसलिए याद रखनी है कि इन पे किसी पे भी एमसीक्यू आ सकता है, तो ये जस्ट एक याद करने वाली चीज़ है, इसको आपने जहन में रखना है, इसको ना आपने याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ आप ना ज़रा जहन में रखिएगा। ये बच्चों आपने ज़रा इसको पढ़ लेना। ये सारा जो टेबल्स हैं, ये सब ना टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल्स के अंदर चीज़ों को ज़रा इकट्ठा किया हुआ है, सही, राइट। इसके अलावा ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कि एक एलिमेंट है उसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे वेनीडियम है +2 +3 +4 +5 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी यूजुअल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वेरिएबल है, इसमें किसी में भी पॉसिबिलिटी है। आयरन की देखें +1 से +6 तक हो सकती है, लेकिन जो यूजुअल है वो +2 और +3 आपको मिलेगी, ठीक है ना। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ये +1 या +5 या +6 में जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरिएबल है। वेनीडियम की +4 होती है ज़्यादातर, कोबाल्ट की +2 होती है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी यही है कि +3 +4 +5 में भी जा सकता है। निकल की भी +2 होती है, कॉपर की +1 +2 है, लेकिन यूजली +2 में है, ठीक है ना। जिंक की +2 ही होती है, ठीक है। ये चीज़ आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये भी आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ये कॉम्प्लेक्स है ना टाइटेनियम का, हेक्सा एक्वा वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है और ब्लू और रेड लाइट को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो आपको वायलेट नजर आएगा। ये देखें, ये एक थ्योरी है कि जो हमारी वाइट लाइट होती है उसके 7 कलर्स हैं। तो आपको पता है कि कोई भी कलर जो एब्जॉर्ब होगा उसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो ट्रांसमिट होगा, सही है। तो ये चीज़ याद रखें, जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है वो ट्रांसमिट नहीं होता, उसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो ये यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दी हुई है जो कलर ऑफ द कम्प्लेक्सेस है उसके हवाले से। इसी तरह बहुत सारे कलरफुल कम्प्लेक्सेस जो है वो इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बन सकते हैं, जिनकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ नोट्स में शेयर कर दूंगा। देखें, इसमें कलर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे SC3 पॉजिटिव आइन है तो वो कलरलेस होगा, Ti3 पॉजिटिव है, इसका वायलेट कलर होगा। विनीडियम +2 में होगा तो वायलेट कलर शो करेगा, और +3 ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो ब्लू ग्रीन कलर शो करेगा। क्रोमियम +3 स्टेट में वायलेट ग्रीन कलर शो करेगा। आयरन +2 में होगा तो ग्रीन शो करेगा। +3 में होगा तो येलो ब्राउन कलर शो करेगा। कोबाल्ट +3 में होगा तो कलर अनस्टेबल होगा उसका, ठीक है, प्रॉपर को कलर नहीं होगा, ठीक है। +2 में होगा तो पिंक ब्लू होगा। निकल +2 में होगा तो ग्रीन होगा। कॉपर +2 में होगा तो ब्लू होगा, और जिंक +2 में होगा तो कलरलेस होगा, ठीक है। कॉपर +1 में भी कलरलेस होता है। तो बच्चों ये आपने सैंपल्स एंड कलर्स, ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके कौन कौन से कलर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, उनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से कलर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं या फिजिबल हैं, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों कुछ चीज़ें हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हवाले से, ये हमने जनरल बातें की हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से। अच्छा, जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसको जब हम आयोनाइज करें तो उसकी आयनाइजेशन की वजह से हमें कोई सिंपल आयन ना मिले, तो ऐसे कंपाउंड को कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। यानी द कंपाउंड दैट ऑन आयनाइजेशन डज नॉट गिव सिंपल आयन। जब भी कम्प्लेक्स कंपाउंड आयोनाइज होगा तो वो कम्प्लेक्स आयंस प्रोड्यूस करेगा, सिंपल आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन होगी कि उसको आप कम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसमें बच्चों जब भी कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड। देखिए, लिगेंड ऐसा आयन होगा, एटम होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, ठीक है। यानी सेंटर में एक मेटल होगी जो ट्रांजिशन मेटल होगी, और उस ट्रांजिशन मेटल को लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है जी।
अच्छा, अब जो लिगेंड होते हैं उनकी कई टाइप्स हैं। एक होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, डिपेंडिंग अपॉन दी डोनर एटम्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक लिगेंड है उसके अंदर 2 डोनर एटम्स हैं, ठीक है, तो उसको बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। अगर उसमें सिर्फ एक डोनर एटम है जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। अगर उसमें 6 ऐसे एटम्स मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कि 6 के 6 मुख्तलिफ जो मतलब एलिमेंट है वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं तो उसको हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। जैसे EDTA की एग्जांपल ले रहे हैं। अब एसीटेट की ऑक्जेलेट की एग्जांपल लें तो ऑक्जेलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन अमोनिया की एग्जांपल लें तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना, उसमें एक नाइट्रोजन जो है वो लोन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है जी, किसी मेटल को। तो ये चीज़ याद रखें कि डिपेंडिंग अपॉन दी number of atoms which can donate the lone pair to the central metal atoms, ligands can be classified. कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम्स। अच्छा बच्चों, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये याद रखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल एटम का, यानी मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अच्छा, इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर में ये भी कह सकते हैं कि कितने लिगेंड्स जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर आकर अटैच हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, कितने लिगेंड्स जो हैं वो आकर अटैच हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जा सकता है। अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर बेसिकली क्या है कि एक स्पेयर होगा जिसके अंदर बेसिकली लिगेंड को और सेंट्रल मेटल आयन को हम प्लेस करेंगे, ठीक है ना, यानी उस स्पेयर के अंदर वो चीज़ क्लियर होगी कि जो कितने लिगेंड्स हैं और कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, उन दोनों का के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लिगेंड जो है वो कितने लिगेंड्स हैं जो कि डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उन सारी चीज़ों को हम एक स्केयर के अंदर लिखेंगे जिसकी एग्जांपल्स आगे आएंगी, तो उनको उसको आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहेंगे, ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, इनको कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाता है। अच्छा, चार्ज कैसे निकालते हैं किसी कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे? तो इसमें ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे यानी आयन पे और जो लिगेंड पे चार्ज होता है उनका अलजेब्रिक सम लेते हैं। उनका अलजेब्रिक सम जो होगा दैट वुड बी द चार्ज ऑन दी कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर वो चार्ज होगा। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हम आगे शेयर करेंगे। इसके बाद कीलेट्स क्या होते हैं? अच्छा, इसमें याद रखें कि कीलेशन तब होती है जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दे जिसकी वजह से एक क्लोज रिंग जो है वो कम्प्लेक्स में बनना शुरू हो जाए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कीलेशन का प्रोसेस हुआ है। और जो लिगेंड बुनियादी तौर के ऊपर ये प्रोसेस करने में हेल्प करेगा उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा क्योंकि